नमस्कार बच्चों, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में जो आपने थंबनेल में देख पा रहे हो कि रेलवे की जो लोको पायलट की वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी एलपी 2025, उसका एक नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके फॉर्म की डेट भी आ चुकी है। जिस हिसाब से रेलवे ने अपना एक पूरा डिसाइड करके दिया था कि सर अगले साल हमारा नोटिफिकेशन इस वे में होगा, क्योंकि सबसे पहले 2024 में एएलपी के फॉर्म भरवाए गए थे, उसके बाद में टेक्नीशियन के भरवाए गए थे, उसके बाद में एसआई के भरवाए गए थे आरपीएफ, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल के भरवाए गए थे, उसके बाद ग्रुप डी के एनटीपीसी के तमाम सारे फॉर्म भरवाए गए थे रेलवे के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक कैलेंडर जारी करके दिया था कि हमारा 2025 का ये कैलेंडर रहेगा। इसका मतलब हमने ये सोचा कि सर हर साल क्या वैकेंसी आएगी क्या, उन सारी बातों का खंडन करते हुए 100% इस बार भी उन्होंने वैकेंसियों का जो कैलेंडर दिया था उसी के रिगार्डिंग अपने जो उनका खुद का वादा था, वादे के मुताबिक गवर्नमेंट ने इस बार की वैकेंसी भी नोटिफाई कर दी है। तो सबसे पहले उसी सीरीज में, उसी कड़ी में जो लास्ट ईयर इन्होंने करा था, लोको पायलट की 2025 की वैकेंसी है 9,970 प्लस, यानी 9,900 प्लस वैकेंसी आपके सामने यहां पर इन्होंने नोटिफाई करी है। इस वैकेंसी में हम बात करते हैं, सर पहले वाली लोको पायलट की एग्जाम थी उसमें क्या चेंजमेंट था, इसमें क्या चेंजमेंट है, क्या सिलेबस सेम रहने वाला है या फिर कुछ एज का क्राइटेरिया वो चेंज हुआ है या सेम रहा है। क्योंकि पिछले साल तो लोको पायलट ने, मैं पता हो तो रेलवे में हर एक वैकेंसी में 3 साल का इन्होंने एडिशनल रिलीफ दिया था। उस एडिशनल रिलीफ का मतलब कि लॉकडाउन की वजह से कोई वैकेंसी नहीं आ पा रही थी 3-4 साल से, इन्होंने रेलवे ने क्या करा था, अपना 3 साल एडिशनल रिलीफ दिया था। इस बार भी क्या वो दिया है, उन सारी तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां दिख रहा होगा, हम एज के बारे में क्राइटेरिया देखेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न देखेंगे, क्या सेम वही एग्जाम पैटर्न रहा है या फिर चेंज हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन, क्योंकि देखो लास्ट ईयर जो, क्योंकि पहले कई सालों से वैकेंसी आई थी 3-4 साल बाद में, उसके बाद लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट फाइनल ईयर में थे और किसके, वो आईटीआई कर रहे थे या फिर वो डिप्लोमा कर रहे थे या कोई बीटी के फाइनल ईयर में था, उन सबके लिए वो अलाउ नहीं था। क्योंकि रेलवे ऐसा बोर्ड है कि आपके पास फाइनल ईयर वाला नहीं, कंप्लीट डिग्री हाथ में हो तो ही अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। इस बार भी इन्होंने जो वैकेंसी है वो टाइमली निकाल दी, जिस वजह से जो मौका जिन कैंडिडेट का लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर में थे, आईटीआई जिनका सेकंड ईयर था, जिनका लास्ट ईयर डिप्लोमा सेकंड ईयर था, फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि अपनी डिग्री, अपना जो डिप्लोमा है कंप्लीट होते ही आप अपनी जॉब पा सकते हो। उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है। अब तुम्हें बस केवल और केवल फॉर्म भरना, उसके साथ में फॉर्म भरते हमें कड़ी मेहनत के साथ जुड़ जाना है। तो हम शुरू करते हैं इस सेशन को, क्योंकि मेन सेशन में जो कुछ चीजें पहले वाले में, लोको पायलट में, पिछले साल वाले में, उसमें क्या डिफरेंस है, उन सब सारी तमाम बातों के साथ हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास देखोगे ये शॉर्ट नोटिस आया था पहले, फिर इसके बाद इन्होंने कल एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन में 9,970 प्लस वैकेंसियां जो इन्होंने नोटिफाई करी है। तो सबसे पहले आपके पास में बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी के साथ ये वैकेंसी आ चुकी है। तो जिनका सपना है रेलवे में लोको पायलट बनना, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है, तो वो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा और अपनी जी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे डिपार्टमेंट की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले देखिएगा इसमें कि शॉर्ट नोटिस जो आया था वो आया था 29 मार्च 2025 में, और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है, इसको आप थोड़ा सा नजर लगाइएगा यहाँ पे कि 12 अप्रैल मतलब आज से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। 12 अप्रैल आज से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट होगी इसकी 11 मई 2025, अगले महीने की 11 मई 2025 को आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन आपको 11 मई का इंतजार नहीं करना, उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ साइटों का भी क्रैश होने का चांस रहता है। उसके बाद में एप्लीकेशन हो गया, फी पेमेंट वगैरह, अगर आप फॉर्म भरने के बाद फी पेमेंट करने में लेट होते हो तो 13 मई 2025 तक आप फीस पेमेंट इसका कर सकते हो। उसके बाद में किसी को अगर जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं, ऐसी गलती करनी नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे हो जाती है तो वहां पे आपको क्या है, वहां पे थोड़ा सा चांस मिलेगा कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो 14 मई से लेकर 23 मई के बीच में। उसके बाद जो फॉर्म तुमने भर दिया वही लास्ट फॉर्म माना जाएगा, उसके बाद में कोई चेंजमेंट करने के लिए डेटे नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कौन से पे लेवल की है। ये पे लेवल 2 है, और यहां पर देखोगे ये इसका पोस्ट का, जो पोस्ट का नाम असिस्टेंट लोको पायलट है, और इस असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सबसे पहले आप देखोगे तो एज लिमिट का क्राइटेरिया 18 से 30 साल है। कितना है, 18 से 30 में, मिनिमम 18,
मैक्सिमम 30, लेकिन मैक्सिमम जो यहां पे देखोगे एग्जैक्ट 30 साल जो है उससे ऊपर रिलीफ है, उससे ऊपर कैटेगरी वाइज रिलीफ है कि अगर किसी का एससी का है, कोई एसटी का है, ओबीसी का है, एडब्ल्यूएस का है, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है, वो सारी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन आपको यहां पर देखोगे तो लास्ट जो नोटिफिकेशन था यहां लिखा हुआ था लास्ट वाले नोटिफिकेशन में कि 18 से लेकर के 33 साल, वो 3 साल उसने ऐड करे थे और 33 के ऊपर रिलीफ दिया था। लेकिन इस बार इन्होंने 3 साल कम कर दिए, क्यों? क्योंकि वो जो चांस जो कैंडिडेट नहीं दे पाए थे, बीच में गैप लगा था, उनके लिए चांस दिया था रेलवे ने। तो इस बार इसको 33 को वापस क्या कर दिया, जो पहले हुआ करता था 18 से 33 साल का। ठीक है, तो यानी इस बार पहला जो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट मिला है, वो चेंजमेंट मिला है कि 18 से 30 आपकी एज लिमिट होगी। उसके बाद में एससी का कितना होता है, एसटी का कितना क्राइटेरिया होता है, ओबीसी का कितना होता है, और ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया कितना होता है, एक्स सर्विसमैन का कितना होता है, वो सारी तमाम जो एज रिलैक्सेशन की बात कर दी जाए वो तुम्हें इसके बाद में मिलेंगी। तो सबसे पहला चेंजमेंट मिला है इसके अंदर नोटिफिकेशन में 18 से 30 वाला। ठीक है, पहले लास्ट वाली वैकेंसी में कितना था, 18 से 33। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी को लोको पायलट बनना हो, किसी का सपना हो असिस्टेंट लोको पायलट का बनने का, तो देखो ये क्या है कि छोटा सा केस है नहीं कि आप एक एग्जाम दिए, एक एग्जाम पे आपने पूरी जी जान लगा दी, आप पास हो गए और आप जॉब लग गए। ये ऐसा एक थोड़ा सा लंबा टाइम है, लगभग आप देखोगे तो 1 साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आप कितनी एग्जाम दोगे, तो पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए क्या मैं इसके लिए आगे क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इसके लिए क्वालिफाई हूं कि नहीं हूं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं जिनकी जो आंखों के अंदर अगर जिनका जो इसका कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट जो होता है, जो मिलना रहना चाहिए, वो नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत ब्लर होता है, या फिर जिनको कलर ब्लाइंड जो रेयर केस में होते हैं उनके वो क्या करते हैं, तैयारी में लग जाते हैं, फिर सोचते हैं कि सर लास्ट में देखा जाएगा। आप अगर ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो कलर ब्लाइंड हो, वो वाला इसका फॉर्म नहीं भर सकता, या फिर इस कैटेगरी में नहीं आ पा रहा हो तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, क्यों नहीं भर सकता, काम का तुम मेहनत कर रहे हो पूरी 1 साल तक, पहले प्री दिया, फिर मेंस दिया, मेंस में आपने टेक्निकल पढ़ा, नॉन टेक्निकल पढ़ा, उसके बाद में साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट पास करा, उसके बाद तुम मेरिट निकालते हो, मेरिट निकालने के बाद में आप जाते हो सीधा किस पे, आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में आप आउट हो गए, क्यों? क्योंकि आपने पहले पता था कि सर मेरी आंख 6/6 नहीं है, या 6/6 से थोड़ा बहुत पॉइंट तो चल जाता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलता। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जिस कैंडिडेट की जो आई विजन है, जो आई विजन टेस्ट होगा वो 6/6 विदाउट ग्लास विथ फोगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D। ठीक है, तो यानी आपके पास जो आई है, आंख जो है वो क्या होनी चाहिए 6/6, पॉइंट वाला को थोड़ा सा नॉर्मल सा पॉइंट अगर कम हो थोड़ा सा तो वो पॉसिबल है, वहां पे वो डिपेंड करता है कि सामने वाले डॉक्टर को उस चीज को कैसे शॉप करता है। ठीक है, अगर आप चश्मा पहनते हो, आपके नंबर आ रखे हैं, नंबर लगे हुए हैं, तो फिर आप चेक करिएगा, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा कि सर क्या ये पॉसिबल है, इसको मैं क्वालिफाई कर सकता हूं नहीं कर सकता, उसके बाद ही इसका फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन जो कंसेप्ट है वो पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है सर मैंने पेपर पास करे, पेपर पास करने के बाद में मेडिकल अनफिट रहा, जो तो तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं कलर ब्लाइंड हूं या नहीं हूं। तो आप सबसे पहले अपने इस अपना जो आपको आंखों का टेस्ट है उसको एक बार करवा लीजिएगा, जिसके भी अगर कोई चश्मा वगैरह लगाता, कोई ग्लास वगैरह पहनता है तो वो थोड़ा सा चेक करके उसके बाद ही इसको अप्लाई करना, ये क्राइटेरिया है तुम्हारा। ठीक है, ये क्वालिफाई करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको जैसे एनटीपीसी होगी जो आने वाली है, या आपके पास में टेक्नीशियन होगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये। इसके बाद अगले फॉर्मेट में चलते, मैंने एज रिलैक्सेशन की बात करी थी आपके लिए, मैंने क्या बोला था कि 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं, देखो SC ST कैंडिडेट जो है वो क्या है 5 साल, यानी आप अगर नोटिस करते हो पहले आपके पास में 30 तो था ही, प्लस 5 साल और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, यानी कोई कैंडिडेट SC या ST का हो, वो 35 ईयर का है तो भी इसमें क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ये रिलैक्सेशन है अपर एज के बाद में। ठीक है, और 3 साल का किसको मिलता है बताओ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट जो है इनको। ईडब्ल्यूएस को कितना मिलता है, एक्स सर्विसमैन को कितना मिलता है, वो तमाम सारी बातें यहां पर बोली गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए देखो कितना है 3 साल का, किसके लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए कितना बताओ 6 साल का। एक्स सर्विसमैन एससी और एसटी के लिए कितने साल का है 8 साल का। और यहां पर हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल के लिए कितना, मेल के लिए कितना,
तो ये आप एज का जो क्राइटेरिया तुम्हारे सामने दे रखा है वो सारा आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा। इसके अंदर अगर तुम्हारी एज आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फॉर्म भरोगे तो बढ़ते बढ़ते ही पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए ये तुम्हारा एज का क्राइटेरिया था। ये वही एज का थोड़ा सा अगला पार्ट है जो यहाँ पर आपको दिखाया गया। ठीक है, कि यहाँ पे कोर्स कंप्लीटेड है, जो आईटीआई वगैरह करे होते हैं, अप्रेंटिस होते हैं, उनके लिए अलग से होता है, क्योंकि अप्रेंटिस एक ऐसा पार्ट है देखो जो एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मान सकते हैं जिसको, जो जिसके पास अप्रेंटिस का काम करा हुआ है, जो अप्रेंटिस के जो अकॉर्डिंग किस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करा हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए एज रिलैक्सेशन में जरूर यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा था, 18 से 30 साल की एज थी, और यहां पर देखोगे तो अपर लिमिट जो एज की है वो 2/7/1995, यहां पर ओबीसी के लिए 2/7/1992 और यहां 2/7/1990 SC ST के लिए। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का नहीं होना चाहिए, और लोअर का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाद का किसी का जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 से यहां चेक करोगे तो इनको जितने साल का चाहिए वो 1/7/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 18 साल से छोटा रहेगा। तो यहां पर आपके पास में एक एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं देखो कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखो क्वालिफिकेशन का मैं थोड़ा सा तुम्हें इसमें फॉर्मेट बता देता हूं, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट जो वैकेंसी है इसमें आपके पास में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी मैट्रिकुलेशन हो या फिर +10 या 12th कर रखा हो, या फिर ITI मतलब 10वीं 12वीं के साथ में जिसने ITI करा हुआ हो, यानी जो कैंडिडेट ITI करा हुआ हो वो इसके लिए क्या कर सकता है बताओ, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लोको पायलट में। ठीक है, और क्या कर सकता है बताओ, डिप्लोमा जिसने कर रखा है, डिप्लोमा जिसने कर रखा है वो भी क्या कर सकता है, डिप्लोमा क्यों, जैसे कि आपके पास में आपने ITI कर रखी है ट्रेड में, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिशियन। और जो बीटेक से जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब बीटेक होती है 4 साल, ITI होती है 2 साल, उसके बीच का टाइम और जो डिग्री जिसका नाम दिया जाता है वो क्या है, डिप्लोमा। तो डिप्लोमा वाला जो क्राइटेरिया है वो अगर कोई अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी ब्रांच से, देखो ब्रांच जरूर देख लीजिएगा कि ITI आप फिटर से कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन से, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक से, मिल राइट मेंटेनेंस के लिए, मैकेनिक्स के लिए, मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन वाला हो गया। मतलब कुल मिला के आप तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी ITI उन सब में आप अगर ITI करे हुए हो तो अप्लाई कर सकते हो इस लोको पायलट के फॉर्म में। सेम क्राइटेरिया डिप्लोमा कर रखा हो तो अप्लाई कर सकते हो, और आपको पता हो तो बीटेक अगर कोई करा हुआ इलेक्ट्रिकल से वो भी, या फिर मैकेनिकल से, वो भी इसके लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में कि सर हमारा जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया आने वाला है, क्या क्या कितनी स्टेप होगी, क्या पहले से चेंज तो नहीं कर दी। तो यहां देखिएगा CBT फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, पहला जो टेस्ट होगा इसमें आपके पास में 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पहले टेस्ट का टाइम क्या होगा, 60 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 75, 75 मार्क्स का आपके पास में पेपर होगा। 75 नंबर, एक नंबर का एक, तो 75 नंबर के 75 क्वेश्चन। नेगेटिव में अगर देखें तो 1/3 करता है, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3, यानी एक नंबर सही करते हो 1 मिलेगा, अगर 3 गलत करते हो तो वो 1 कट जाएगा, यानी 1/3 आपके पास में नेगेटिव है। फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी खूब सारी शिफ्टों में पेपर होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी आपके पास में जो बढ़ेंगे वो बढ़ सकते हैं, इसने ये बोला है। ठीक है, लेकिन एक बात बोला है कि मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबल, यानी उतने से कम अगर आए तो आप बाहर हो, चाहे वैकेंसी खाली चली जाए। तो सबसे पहले देखो अनरिजर्व जनरल और EWS के लिए 40% मिनिमम मार्क्स होने जरूरी है, OBC के लिए 30% होने जरूरी है, SC के लिए 30% होने जरूरी है, ST के लिए 25% मार्क्स 75 में से लाना जरूरी है। उससे कम अगर आप आते हो तो बाहर हो। उसके बाद जो आपके पास में नंबर इससे ज्यादा आते हैं तो आपके पास में आपका जो पहला पेपर है CBT फर्स्ट वो क्वालिफाई कर जाओगे। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। यहां देखिएगा मैथ आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, जनरल साइंस आने वाली है और जनरल अवेयरनेस आने वाला। कोई भी चेंज नहीं करा है, जो आपका 2024 का लोको पायलट था वो का वही सिलेबस रखा है, कोई चेंज नहीं करा है। तो यहां देखो नंबर सिस्टम मैथ में आने वाला है, बोर्ड मास आने वाला है, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आने वाला है,
परसेंटेज आने वाला है, मेंसुरेशन आने वाला है, टाइम एंड वर्क आने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस आने वाला है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है, प्रॉफिट लॉस आने वाला है, एल्जेब्रा आने वाला है, ज्योमेट्री आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, एलिमेंट्री स्टैटिक आने वाला है, स्क्वायर रूट आने वाला है, एज कैलकुलेशन आने वाला है, कैलेंडर एंड क्लॉक आने वाला, पाइप एंड किस्टन पाइप टैंक जिसको बोला जाता है वो आने वाला है। सेम वही रखा है जो पहले आपके पास में था मैथ का सिलेबस, ठीक है। रीजनिंग में अगर देखेंगे तो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और आपके पास में सिलोग हो गया, जम्बलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डीआई हो गया, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी हो गया, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड एजम्पशन हो गया। तो सेम वही है, कोई चेंज नहीं करा रीजनिंग में। अब जनरल साइंस में देखो, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, और कौन सी 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं तक की ही यहाँ पर क्या पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है। उसमें थोड़ा फिजिक्स का पार्ट आता है, थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट आता है, और नॉर्मल लाइफ साइंस के बारे में पूछा जाता है, वो 10th लेवल तक की है। जनरल अवेयरनेस में देखेंगे करंट अफेयर आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हाल ही में जितने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट होते हैं, कुछ मिसाइल्स वगैरह के जो होते हैं उनकी नाम, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, पर्सनैलिटीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस, ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। तो ये तुम्हारा सीबीटी फर्स्ट के लिए सिलेबस था। सेम टू सेम वही है जो आप नॉर्मली अदर एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, उसी के अंदर भी यूज होता है। सीबीडी 2, अगर आप पहला पेपर पास कर ले तो उसके बाद तुम्हारा पेपर होगा सीबीडी 2। और सीबीडी 2 में क्या होता है, सीबीडी 2 में 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। सीबीडी 2 में 2 सेक्शन होंगे, पहला सेक्शन तो होगा नॉन टेक, और दूसरा जिसमें आपने अपनी ट्रेड कर रखी है। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसके इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन आएंगे, किसी ने मैकेनिक्स कर रखी, मैकेनिकल है या मैकेनिक्स है तो उसके मैकेनिकल या मैकेनिक्स से रिलेटेड आएंगे, फिटर है तो फिटर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के सीबीडी 2 का जो पेपर, इसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो जो हमने पहले पढ़ा था वो का वही रहेगा, और दूसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट तो हमने जो पढ़ा था वो का वही रहेगा, और दूसरा जो पार्ट है वो, इसमें 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा पार्ट। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। बी पार्ट में अगर मैं चेक करता हूं, बी पार्ट में अगर हम चेक करते हैं ए पार्ट में क्या, तो ए में जो हमने पहले पढ़ा वो का वही है, बी में तुम्हारे पास थोड़ा सा चेंज प्लस ए के अंदर हल्का सा चेंज क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो सीबीडी 2 का जो पार्ट फर्स्ट है इसमें क्या क्या आने वाला है, तो देखो इसमें पार्ट ए में तो 90 मिनट का टाइम मिलेगा, क्वेश्चन होंगे 100, और पार्ट बी में 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी तुम्हारे ट्रेड का होगा, यानी तुमने जिससे ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, वहां से आपके पास में पार्ट बी आएगा। और पार्ट ए में जो होगा वो मिनिमम 5% दे रखा, वो 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए आपके पास 30%, एससी का 30 और एसटी का 25%, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास पार्ट ए सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्ट, यानी मेरिट जो बनने वाली है वो पार्ट फर्स्ट की बनेगी। सीबीडी 2 में पार्ट फर्स्ट जो उसकी मेरिट बनने वाली है, लेकिन पार्ट 2 का क्या होगा, फिर पार्ट 2 केवल आपको क्वालिफाइंग करना, चाहे तुम उसमें पूरे में से पूरे लेके आ जाओ, चाहे पार्ट 2 में जो तुम्हारा ट्रेड है उसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन का जितना परसेंटेज है वो लेके आ जाओ, आपका वहां से मेरिट नहीं बनने वाली, मेरिट बनेगी केवल फर्स्ट से। लेकिन अगर आप पार्ट सेकंड में फेल हो जाते हो, फर्स्ट में पूरे में से पूरे लेके आ जाते हो, तो भी तुम बाहर हो, यानी दोनों को लेके चलना आपको, ठीक है। मेरिट बनने वाली है केवल और केवल पार्ट फर्स्ट से। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला फॉर्मेट है कि सर पार्ट ए में क्या आने वाला, देखो वो की वही मैथ जो मैंने पहले बोली थी, सीबीटी 2 के जो पार्ट ए में, जनरल इंटेलिजेंस में अगर बात करें और रीजनिंग में वो के वही रीजनिंग है, बस ये तुम्हें थोड़ा सा पार्ट जो आप पहले भी पढ़ते हो, यहां थोड़ा सा एडिशनल उसका थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़कर आ जाती है। कौन कौन सा पार्ट है यहां पर देखोगे तो देखो बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग का पार्ट इसमें ऐड हो जाता है, जो आप पार्ट ए में जो मेरिट वाला आधार है उसके अंदर। बाकी का देखोगे यहां पर देखोगे कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, यूनिट मेजरमेंट हो गया, मास एंड वेट एंड डेंसिटी हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और लीवर एंड सिंपल मशीन हो गया, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, और एनवायरमेंट एजुकेशन, और आईटी लिटरेसी जो एज ए कंप्यूटर की बात करी जाती है। तो ये हमारे पास में पार्ट जो लोको पायलट का जो पार्ट ए है जिसमें मेरिट बनने वाली है, वो इन केवल और केवल 3 चीजों पे आप फोकस करिएगा, 100% आपकी मेरिट में क्वालिफाई हो जाओगे पार्ट सीबीटी 2 के पार्ट ए में। लेकिन दूसरा जो पार्ट है इसको भी आप
नॉर्मली नहीं रख सकते, क्योंकि जो ट्रेड तुम पढ़ते हो, जो तुम डिप्लोमा में पढ़े, जो तुमने आपके पास में आईटीआई में पढ़ा, जो आपने डिग्री में पढ़ा, वही चीजें आपको यहाँ पूछी जानी है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स यानी आपकी जो 75 क्वेश्चन है उनमें से आपको 35% मार्क्स लगभग आपके पास में यहां से 28 या 29 मार्क्स जो हैं वो आप सही से कर लेना, आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला आएगा किस पे, इस पे, कि इसमें वाले पार्ट में तुमने कितना क्वालिफाई करा, कितना स्कोर करा, वहीं से तुम्हारी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, ये तुम्हारा इसका पार्ट है बी की बात थी। ये 2 पेपर हो गए। 2 पेपर होने के बाद में आपके पास में देखोगे तो देखो पार्ट बी में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं कि क्वालिफाइंग टेस्ट जो है वो क्या है। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड जो होगी उसके अंदर कौन कौन सी, यानी इस वाले के अंदर पार्ट बी क्या कौन कौन अलाउ होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मशीन हो गया, वायरमैन वाला हो गया, आर्मेचर कॉइल वाइंडर हो गया, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक। यानी इन सबसे अगर किसी ने डिप्लोमा डिग्री बीटेक कर रखी है वो सारे इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट बी में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाले कौन से होंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो टीवी में कर रखा उनके लिए ये वाला पेपर आएगा पार्ट बी। उसी तरह मैकेनिकल वालों के लिए आएगा और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये आएगा। तो अपना ये एरिया देखिए, कंप्यूटर वालों के लिए ये पेपर बनेगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए ये बनेगा, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया। ये सारे जिन्होंने आपकी स्ट्रीम होती है आईटीआई की, सारे आईटीआई वाले स्ट्रीम में जिन्होंने अपना डिप्लोमा ले रखा है, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट ले रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहां नोटिस करेंगे कि सर मैं कौन से क्राइटेरिया में आता हूं, मेरे पास पेपर इन 4 में ही बनेगा। यानी आपके जो 4 एरिया हैं ये आपके पार्ट बी के पेपर है बनने वाले। अगला 4 ही टाइप का पेपर बनाएगा। अब तुम किस एरिया में आ रहे हो तो वो यहां से नोटिस कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद तुम देखोगे तो आपके पास में उसके बाद क्या होता है, ए बी, यानी आपने पहला क्राइटेरिया पास कर लिया, दूसरा कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पास में आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट आएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको डायग्राम वगैरह सारे दिए होंगे, उनको देख के 2 मिनट के लिए माइंड में रख के उसके बाद में आंसर पे टिक करना होता है। वो होगा आपके पास में मेंस का पेपर होने के बाद, यानी आपने सीबीटी 2 पास कर लिया। फिर उसके अंदर क्या होगा, साइको टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट को पास करा जाएगा, 8 गुना कैंडिडेट को पास करा जाएगा। उसके बाद वो सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका साइको टेस्ट, और साइको में पास हो गए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मेडिकल क्वालिफाई करा, और उसके बाद एक फाइनल जो मेरिट आएगी उसमें आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जोन है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया और बता देता हूं कि आप कौन कौन से एरिया में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पूरे जितने आपके आरआरबी हैं इनमें से लोको पायलट किसी को भी बनना है तो अपना एक ही जोन चूज करिएगा, कोई भी एक जोन। आप एक ही जोन से फॉर्म भर सकते हो, किसी से भी भर लो। फिर उसके बाद क्योंकि देखो सबकी मेरिट अलग अलग जाती है, ऐसा नहीं कि आप एक जोन से भरा और कहे सर कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी यहां ज्यादा यहां देखें कम है। लेकिन आपको यह देखना होगा आप पढ़ते कितना हो, आप मेहनत कितनी करते हो, क्योंकि जोन सबकी अलग अलग, जोन की अलग अलग आपके पास कट ऑफ बनेगी, वहां फिर तुम्हारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने भरे जाते हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये कुछ सारी वैकेंसियों का डिटेल से दे रखा है कि अहमदाबाद में कितनी है, अजमेर जोन में कितनी है, प्रयागराज में कितनी है, भोपाल में कितनी। तो आप ये सारे जितने जोन हैं इन सभी जोन में से आप किसी ना किसी एक जोन से ही क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये तुम्हारे लोको पायलट का एक थोड़ा सा छोटा सा समरी वाला फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया। और ये इसलिए बताया कि जिन कैंडिडेट का या जिनकी कोई भाई बंधु है आईटीआई जिन्होंने फाइनल अभी हाल ही में हुआ है या लास्ट ईयर हो चुका था या डिप्लोमा हो रखा है, वो सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जी जान से मेहनत के लिए जुड़ जाइएगा, अपना एक जोन सेलेक्ट करिए जल्दी से, जो भी आप अपने हिसाब से भरना चाहते हो उस जोन से भरने के बाद अपनी एग्जाम की तैयारी को पूरे जी जान से लग जाइएगा। 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है, बस अपनी मेहनत को ईमानदारी से करिएगा। और आपके पास में इस फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहां पे मैक्सिमस का जो यूनिट ऑफ प्रयास, जो मैक्सिमस कैरियर एकेडमी यूनिट ऑफ प्रयास आपके लिए 14 तारीख को एक सेपरेट बैच लेके आ रहा है, जिसमें आपको लोको पायलट की उन तमाम सारी बातों के साथ में प्री का अलग से, प्री प्लस मेंस दोनों के साथ में तैयारी करवाई जाएगी। और साथ में आपको एक पर्टिकुलर होता है ना कि सर हमारे टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप देखो जब तक टेस्ट नहीं देते तब तक आपको खुद को नहीं पता होता कि क्या कैसा हमारा कंसेप्ट कवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो सारे कैंडिडेट जो अगर अपने जिनके आस पड़ोस में जिनके भाई बंधु हैं उन सबको बता दीजिएगा 14
तारीख को, यानी आपके पास में 14 अप्रैल को मैक्सिमस कैरियर एकेडमी यूनिट ऑफ प्रयास से आपके पास नया बैच शुरू होने वाला है। और इस नए बैच में आप अपने लोको पायलट का जो, क्योंकि देखो जिस हिसाब से जिन्होंने पिछली बार, अगर वो कैंडिडेट जो थोड़े से नंबर से रह गए प्री में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी वापस कोचिंग करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहां से आपने, अगर जो पिछले वाला थोड़ा सा पॉइंटों से रहा है तो थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था, वो तो कंटिन्यूसली मेहनत करेगा, तो उसको थोड़ा ही पढ़ना है क्योंकि वो थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ेगा तो अपना रूटीन बना रहेगा, उस रूटीन के रिगार्डिंग अपनी जो सफलता है वो ले सकता है। और पूरी मेहनत के साथ, जी जान के साथ मेहनत करिएगा। धन्यवाद।